हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम लोग कल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ रहे थे, जिसमें एक बहुत सिंपल एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एक क्वेश्चन देखा था। थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि वेन एवर टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर टू बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड और कंपेयर्ड, देन दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन एंड यूनिट्स। मतलब दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को जब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं या कंपैरिजन भी हम लगाते हैं। साइन ऑफ कंपैरिजन फिर मैंने दिखाया था कि कौन कौन सा साइन है जो साइन ऑफ कंपैरिजन का काम कर सकता है, तो उसको भी हम लोगों ने देखा था। जहां भी वो लगे रहेंगे साइन ऑफ कंपैरिजन, वहां पे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम हो जाएगा। एक एग्जांपल से और क्लियर होगा। जैसे फोर्स ऑन ए बॉडी इज गिवन एज F इज इक्वल टू A प्लस B बाई T प्लस C प्लस dx। फोर्स ऑन ए बॉडी इज गिवन एज F इज इक्वल टू A प्लस B बाई T प्लस C प्लस dx, where A, B, C and D are constant। F तो भैया हमारा फोर्स है, T is time and X is displacement। T जो है ये टाइम है और X जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। Then what is the dimension of A, B, C and D? I repeat, F जो है वो फोर्स है, T टाइम है, X जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। हमें A, B, C और D का डायमेंशन निकालना है कि नहीं? तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सबसे पहले क्या क्लियर हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू A प्लस B बाई T प्लस C। तो जरा गौर करो, सबसे पहले F और A के बीच कौन सा साइन लगा है? इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन भी क्या है? साइन ऑफ कंपैरिजन है। F और A के बीच इक्वल टू का साइन का मतलब A। तो अगर हम बात करें A का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो A का डायमेंशन वही होगा जो F का होगा, जो F का होगा। और F का डायमेंशन क्या होता है? ml t टू द पावर माइनस 2। ये आपने निकाला था, ml t टू द पावर माइनस 2। फिर हम बात करते हैं A के बाद b बाई टी प्लस सी को देखो। आप इस पूरे टर्म को देखो, b बाई टी प्लस सी में t प्लस सी। अब आप गौर कीजिए, सबसे पहले b का तो हम निकाल लेंगे बाद में, t के साथ c को क्या करना है? मुझे ऐड करना है। t प्लस सी का मतलब c इज टू बी एडेड विद t, है ना? यानी t और c के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस का साइन। तो t का वही होगा जो c का होगा, यानी c का डायमेंशन वही होगा जो t का होगा। तो c का डायमेंशन वेरी सिंपल, m0 l0 t, बिकॉज ओनली टी बचाना डायमेंशन के नाम पे, है ना? तो टी प्लस सी, क्योंकि टाइम में टाइम ही ऐड होगा। दूसरा लॉजिक एक ही बात है, टाइम में टाइम ही ऐड होगा तो सी को टाइम ही होना चाहिए। तो ए का डायमेंशन आ गया, सी का आ गया। अब देखिए बी की बात करो, बी बाई टी प्लस सी। अब देखो टी प्लस सी का डायमेंशन तो टी हो गया, टी प्लस सी तो सी का डायमेंशन भी टाइम, तो टाइम प्लस टाइम इज ए टाइम, हम बोल सकते हैं। अब बी बाई टी का डायमेंशन वही होना चाहिए जो ए का होना चाहिए। इस पूरे इकट्ठे का, जिसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिया है, उसका डायमेंशन वही होना चाहिए जो ए का होना चाहिए, बिकॉज ए और इस पूरे ब्रैकेट वाले टर्म के बीच में एडिशन का साइन है, जो कि साइन ऑफ कंपैरिजन है। यानी टी प्लस सी का डायमेंशन टी होगा, ये हमारा आ चुका है। यानी ए का डायमेंशन वही होगा जो बी बाई टी का होगा। मैं सीधे टी लिख सकता हूं, टी प्लस सी का भी डायमेंशन टी ही हो जाएगा। इससे क्लियर होता है कि b का जो डायमेंशन होगा वो a इंटू टी वाला डायमेंशन हो जाएगा, a इंटू टी वाला डायमेंशन हो जाएगा। अब a इंटू टी, a क्या है? तो ml t टू द पावर माइनस 2 इंटू टी, ml t टू द पावर माइनस 2 इंटू टी, दैट इज ml t टू द पावर माइनस 1, ml t टू द पावर माइनस 1। यानी b का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml t टू द पावर माइनस 1। क्लियर है ना? अच्छा, अगर आप चेक करेंगे, कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज ml t टू द पावर माइनस 1, ये बेसिकली किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है ना? ये बेसिकली किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है? तो हम बता सकते हैं कि फोर्स इनटू टाइम। बेसिकली b क्या है? a क्या था? फोर्स, और ये t, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? तो आप अगर थोड़ा सा 10th और 9th में अगर पढ़ाई किए होंगे तो कहीं आया होगा ये। फोर्स इनटू टाइम इज बेसिकली इंपल्स और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। हमने बताया भी था, है ना? लीनियर मोमेंटम का आप देखिएगा,
अगर आप लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन निकालेंगे तो यही आएगा mn×10⁻⁻1। तो कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि इफ f इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टी प्लस सी प्लस डी एक्स देन b इज, 4 ऑप्शन, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी, टाइम, है ना, फोर्स, तो क्या हो जाएगा आंसर? बी क्या है? mn×10⁻⁻1 यानी लीनियर मोमेंटम। बी क्या होगा? बेसिकली लीनियर मोमेंटम। ओके, ए बी सी का डायमेंशन आ गया। फिर से dx का डायमेंशन, तो देखो d इंटू एक्स का डायमेंशन वही होना चाहिए जो b बाई टी प्लस सी का होना चाहिए, जो a का होना चाहिए, जो f का होना चाहिए, क्योंकि f और a के बीच इक्वल टू साइन, साइन ऑफ कंपेरिजन, a और b बाई टी प्लस सी के बीच प्लस का साइन, साइन ऑफ कंपेरिजन, b बाई टी प्लस सी और dx के बीच फिर से प्लस का साइन। यानी अगर मैं बात करूं, ये भी फोर्स होना चाहिए था, ये पूरा भी फोर्स होना चाहिए था, और ये भी फोर्स होना चाहिए था, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स प्लस फोर्स होना चाहिए। तो d इंटू एक्स भी फोर्स होना चाहिए, है ना। तो d इंटू एक्स अगर फोर्स होगा तो dx का डायमेंशन वही होगा जो फोर्स का होगा, तो d का डायमेंशन वही हो जाएगा जो फोर्स बाई x का होगा। अब फोर्स का क्या है? mn×10⁻⁻2 और x का डायमेंशन क्या है? l, तो l से l कैंसिल, दैट इज m×10⁻⁻2, यही हो जाएगा डायमेंशन। l टू द पावर 0 भी बीच में डाल दो, एक ही बात है, क्योंकि l का कोई डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं है d में l का कोई भी पावर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे a b c और d सबका डायमेंशन निकल गया, सबका डायमेंशन आपने निकाल दिया। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। इफ f इज इक्वल टू अल्फा बाई टी स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर बाई गामा प्लस टी, where f is force, t is time and x is displacement, where f is force, x is displacement and t is time, then find dimensions of अल्फा, बीटा एंड गामा। f जो है वो फोर्स है, ध्यान रखेंगे, t है टाइम और x है डिस्प्लेसमेंट। तो आपको अल्फा, बीटा और गामा का डायमेंशन निकालना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, इफ v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर बाई डी, ओनली डी, प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर, where v is velocity, t is time and x is displacement. Again, v is equal to a plus bt plus ct square by d plus ex square, where v is velocity, t is time and x is displacement. तो बाकी बच गया a b c d और e, ये सब कांस्टेंट है। Then find dimensions of A, B, C by D and E. Find dimensions of A, B, C by D and E. एक और क्वेश्चन दे देता हूं, if x is equal to a t plus b x by c plus ct square, where x is displacement, t is time and this x is also displacement, this x is also displacement, then find dimensions of
डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ध्यान रखना है यहाँ सी 2 बार है कि यहाँ नीचे भी है और सबसे लास्ट वाले टर्म में भी सी टी स्क्वायर है। ए टी प्लस बी एक्स बाई सी प्लस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम। तो ए बी और सी का डायमेंशन आपको निकालना है। तो दीज आर 3 क्वेश्चंस, है ना, आप लगाना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कुछ और रूल जान जाने के बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे और भी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, है ना। सेकेंड रूल की बात करते हैं, रूल 2। रूल 1 था हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब हम बात करते हैं रूल 2 की। रूल 2 क्या कहता है? तो रूल 2 में हम 2-3 टाइप के फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप फंक्शन वर्ड से डरो मत, अभी बेसिक मैथमेटिक्स में मैं बताऊंगा फंक्शन क्या होता है ना। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब आप पढ़े होंगे 9th-10th में मैथ्स में, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब कहीं ना कहीं आपको सुनाई दिया होगा, है कि नहीं। तो जब हम बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, और उस राइट एंगल ट्राइंगल के हम लोग साइड्स के रेशियो को पढ़ते हैं, है ना। दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज 90। अगर इस एंगल को मैं थीटा कहूं तो ये साइड हमारा P होता है, ये नीचे वाला साइड हमारा B बेस कहलाता है, एंड दिस इज हाइपोटेनस, है ना, H कहलाता है। तो देखिए साइड्स के रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। जैसे मैं कहूं साइन थीटा, यहाँ पे मैं लिखूं अगर साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है P/H। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। टैन थीटा क्या होता है, P/B, है ना। उसी तरीके से कॉसेक थीटा क्या होता है, H/P, क्योंकि साइन का इनवर्स। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है H/B। और कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है B/P। तो अगर मेरा ये P मीटर में होगा, B भी मीटर में होगा, H भी मीटर में होगा, या ये सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में हो सकता है, ये भी सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के क्या है, साइड्स हैं। तो अब बात अगर इनके रेशियो की जाए, तो अगर P मीटर में होगा तो H भी तो मीटर में होगा, या P सेंटीमीटर में लिखा जा सकता है तो H को भी सेंटीमीटर में लिखा जा सकता है। यानी अगर डायमेंशंस की बात करो तो ये L/L, ये भी L/L, ये भी L/L, 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 लेंथ बाई लेंथ, और L/L का मतलब L⁻0, मैं लिख सकता हूं इसे L⁻0, इसे भी L⁻0। यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये पहली बात आ गई, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा या कॉस थीटा, इट कोई भी, ये होल ऑन ए होल पूरे के पूरे कंप्लीटली ये क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा साइन थीटा या कॉस थीटा कहीं पे लिखा हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल, इसके
एक एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो कहीं लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a cos थीटा, है ना। इफ y इज डिस्प्लेसमेंट देन व्हाट इज द, इफ y इज डिस्प्लेसमेंट देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a। क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू a cos थीटा एंड इफ y इज डिस्प्लेसमेंट देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a। तो देखिए हम इक्वेशन क्या है गौर कीजिए, y इज इक्वल टू a cos थीटा, और अभी बात हुई है कि ये जो cos थीटा होगा इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, पूरे का मतलब पूरे cos थीटा की मैं बात कर रहा हूं, पूरे sin थीटा की बात कर रहा हूं, कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि y का वही डायमेंशन होगा जो a का होगा, यानी a और y दोनों का डायमेंशन सेम हो जाएगा, है ना। यानी मैं लिख सकता हूं y अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसको मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल टू a का डायमेंशन इनटू cos थीटा डायमेंशन, इसका मतलब m0 l0 t0, कोई डायमेंशन नहीं, मतलब m l t या किसी का भी पावर क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, यानी a का डायमेंशन वही होगा जो l का होगा, है ना। a इंटू 1 बराबर l, तो a का डायमेंशन l हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम वो रूल 2 और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मिला के बनते हैं। ध्यान रखेंगे नीट या जेईई मेन में यूनिट्स एंड डायमेंशंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये रूल 1 जो पढ़े हो आप अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और रूल 2 जो अभी आप पढ़ रहे हो, उन दोनों को मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखेंगे। फिर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही एक और बात देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में और भी बात अगर हम लोग देखें तो देखिए ये तो पूरा दिख गया कि पूरे साइन थीटा का, पूरे कॉस थीटा का, या पूरे टैन थीटा का, पूरे कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का, कॉट थीटा का पूरा कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब चलिए सेकंड, साइन थीटा कहीं पे लिखा हुआ है, तो ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, तो सभी जानते हैं ये प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दो साइड्स के बीच का एंगल है, ये दो साइड्स के, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन एट दिस पॉइंट, कह सकता हूं, एक ही बात है, मतलब प्लेन एंगल है। तो साइन थीटा कहीं आप लिखे हो तो ये थीटा क्या है, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। कहीं पे लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, तो फिर से ये 2 इंटू थीटा क्या है, प्लेन एंगल। कहीं पे लिखा हुआ है cos 3 थीटा, ये 3 थीटा क्या है अपने आप में, प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम जानते हैं, है ना। प्लेन एंगल क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो होती है, बात हुई थी ना प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में, जिसकी यूनिट तो होती है ना। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। यानी प्लेन, ये जो साइन के आगे या कॉस के आगे चाहे सेक के आगे, ये सब जो है थीटा, इन सब का खुद का भी इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो साइन थीटा प्लेन एंगल, और यहां पर मैं लिख सकता हूं डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, यानी साइन के आगे जो, इसी को आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट, है ना। साइन 2 थीटा में आर्ग्यूमेंट क्या है, 2 थीटा। cos 3 थीटा में आर्ग्यूमेंट क्या है, 3 थीटा। साइन थीटा में आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा। और ये जो आर्ग्यूमेंट है साइन का वो क्या है बेसिकली, तो वो प्लेन एंगल है, और प्लेन एंगल में यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए प्लेन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, मान लो एक क्वेश्चन से क्लियर होगा, कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a साइन bt, y इज इक्वल टू a साइन bt, b को कैपिटल B ले लो, y इज इक्वल टू a साइन bt, कहीं लिखा हुआ है वेयर y इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम, y इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b, है ना। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b, तो देखिए गौर कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन के अंदर, ये जो साइन के आगे क्या है, b इंटू टी, और साइन के आगे जो भी है वो क्या है अपने आप में, प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी b इंटू टी का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, यानी b इंटू टी बराबर डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस का मतलब क्या हुआ,
डायमेंशनलेस का मतलब हुआ m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। डायमेंशनलेस का मतलब ये हुआ ना, यानी m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, क्योंकि डायमेंशन तो उस पावर को कहते हैं, है ना, डायमेंशन हम उस पावर को कहते हैं। यानी b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो b का डायमेंशन हो जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 को अगर न्यूमेरिकली मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा 1, और बाई t नीचे चला जाएगा तो t, यानी t टू द पावर -1, यानी b का डायमेंशन हो जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर -1, है ना, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। अब b आ गया, a का बचा हुआ है, a क्या होगा, तो देखिए फिर देखिए, इस पूरे का भी तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा ही तो है ये। अभी मैंने देखा था ना कि इस पूरे साइन थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं है, पूरे कॉस थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं है, हमने देखा था अभी। तो इस साइन बीटी का इकट्ठे पूरे का होल का कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी y का वही डायमेंशन होगा जो a का होगा, और y क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो a का क्या हो जाएगा, a का हो जाएगा डिस l, यानी m टू द पावर 0 l और t टू द पावर 0, ये हो जाएगा a का डायमेंशन, m टू द पावर 0 l और t टू द पावर 0, ये हो जाएगा किसका डायमेंशन, a का डायमेंशन। ध्यान रखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हमने देखा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूरा कहानी हम लोगों ने देखा, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या पावर फंक्शन, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, तो e जो है ना, e को हम लोग एक्सपोनेंशियल e कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल e, ऐसा कुछ इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसका अपना एक वैल्यू होता है 2.6 के आसपास, ठीक है ना, अपना इसका एक कुछ वैल्यू होता है ना। इसका एक और डिफिनेशन है, इट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉग, e इज कॉल्ड बेस ऑफ नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग का बेस भी कहलाता है। अब देखिए गौर कीजिएगा यहां पे, अब देखिए ये जो पावर है यहां पे x क्या है, पावर कहो या एक्सपोनेंट, एक ही बात है। इस x का कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि कभी भी, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, आप बचपन में पढ़े होंगे a इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, है ना, आपने ऐसा देखा होगा। आपने a इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 मीटर नहीं देखा होगा, या 2 टू द पावर 3 केजी नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं देखा होगा, ऐसा भी नहीं देखा होगा, या a इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 न्यूटन नहीं देखा होगा, क्योंकि पावर है ना। क्योंकि बेसिकली इसको ऐसे समझो आम भाषा में कि हम 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या समझते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, हम 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या समझते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार मल्टीप्लाई, यही समझते हैं ना। यानी ये तो एक एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, हालांकि फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। जैसे हम 2 को 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, न कि 4 सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई करना, न कि 4 केजी टाइम मल्टीप्लाई करना। इसीलिए ये जो पावर्स होते हैं ये किसी के भी ऊपर लगाए जा सकते हैं, और वो पावर जो होंगे उसमें कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। 2 टू द पावर 3 मीटर नॉट पॉसिबल, 2 टू द पावर 3 केजी नॉट पॉसिबल, 2 टू द पावर 3 जूल नॉट पॉसिबल, हाँ 2 टू द पावर 3 पॉसिबल, 2 टू द पावर 4, 5, 6, -6 ये सब पॉसिबल है। यानी ये जो पावर है ये क्या होना चाहिए, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस होना चाहिए। यानी ये जो x होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। मतलब भले मैं एक्सपोनेंशियल e यहां ले रहा हूं, ये भी क्या है अपने आप में एक नंबर ही तो है, ये भी क्या है एक नंबर है, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, और इसमें जो पावर है उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। यानी किसी भी
संख्या पे, किसी भी नंबर पे जो हम पावर चढ़ाते हैं जितने टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए, उस पावर में कोई डायमेंशन नहीं होता है, उस पावर में कोई डायमेंशन नहीं होता है। वो एक्सपोनेंशियल का रहे तब, ई रहे तब, चाहे कोई दूसरा नंबर भी रहे तब, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे। जैसे 3 टू द पावर 4, 4 क्या है? डायमेंशनलेस। 2 टू द पावर 3, 3 क्या है? डायमेंशनलेस। ठीक है ना? e टू द पावर x, x क्या है? डायमेंशनलेस। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। जैसे जैसे हम बात अगर करें तो ये देख सकते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर bx प्लस सी टी। समझना मेरी बात को। x इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर bx प्लस सी टी, where x is displacement and t is time. a, b and c are constant, e is exponential e. ठीक है? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, t क्या है? टाइम। तो a, b और c का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a, b एंड c? सपोज ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखो, यहां a इंटू क्या है? e टू द पावर, यानी ये जो bx प्लस ct जो है ये e का पावर है ना, ये पूरा का पूरा पावर का टर्म है, e पे पावर। और अभी हमने देखा कि पावर में कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, यानी bx प्लस ct इज इक्वल टू दो डायमेंशनलेस का मतलब m0 l0 t0। अब गौर कीजिए, ct और m0 l0 t0 के बीच में क्या लगा हुआ है? इक्वल टू। इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ कंपैरिजन। इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ कंपैरिजन, है ना? यानी c इंटू टी का वही डायमेंशन होना चाहिए जो m0 l0 t0 है, मतलब डायमेंशन लेस। यानी ct क्या होना चाहिए? ct इज इक्वल टू m0 l0 t0, दैट इज 1। तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1/t, दैट इज t टू द पावर -1। यानी अगर लिखना हुआ तो m0 l0 t टू द पावर -1। ये किसका डायमेंशन हो जाएगा? c का। उसी तरीके से ct के जस्ट और ct और bx के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस। प्लस इज आल्सो साइन ऑफ कंपैरिजन, यानी bx का वही डायमेंशन होना चाहिए जो ct का होना चाहिए, और ct का तो वही था जो डायमेंशनलेस था, m0 l0 t0। यानी bx का भी क्या होना चाहिए? डायमेंशन। तो bx भी डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है? 1 होना। डायमेंशनलेस हो जाना का मतलब 1 से इक्वेट कर दो आप उसे, क्योंकि डायमेंशनलेस का मतलब होता है m0 l0 t0। तो न्यूमेरिकली जब आप इसको इक्वल करोगे तो 1 से इक्वल करना होगा, तो bx इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो b का डायमेंशन हो जाएगा 1/x, दैट इज l-1, यानी m0 l-1 t0। जरूरी नहीं है सब में हम 0 0 वाला दिखाए हैं, खाली l टू द पावर -1 भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात, a का डायमेंशन। a का डायमेंशन क्या होगा? तो देखिए, अब इस पूरे को गौर कीजिए आप, इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं होगा ना, क्योंकि e डायमेंशनलेस, इसका जो पावर है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, अभी देखा हम लोगों ने। तो e भी डायमेंशनलेस, इसका पावर भी डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनलेस पे पावर डायमेंशनलेस इज डायमेंशनलेस। यानी ये पूरा, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है, इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, का मतलब x का डायमेंशन वही होना चाहिए जो इस a का होना चाहिए। यानी a क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू l हो जाएगा, यानी a का डायमेंशन हो जाएगा m0 l t0। a का डायमेंशन आ गया, b का डायमेंशन आ गया, c का डायमेंशन हो गया, सबका डायमेंशन आ गया। ऑलराइट, ओके। तो ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कहानी हम लोगों ने देखी। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। रूम 2 में एक चीज अभी और देख रहे हैं हम लोग, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? तो ध्यान रखेंगे, वाई लॉग है ना, दो तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है, एक नेचुरल लॉग और एक कोई भी बेस वाला लॉग। ठीक है ना? लॉग के बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा, वैसे केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, है ना? थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बस काम भर जितना फिजिक्स में काम चल जाए। जब हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा लॉग हम लोग पढ़ेंगे। अभी यूनिट्स एंड डायमेंशन में इसका क्या रोल है, बस उसकी बात कर रहे हैं कि कहीं पे लिखा है y इज इक्वल टू ln x, तो इसको आप ln
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। ये स्टेटमेंट या ये स्टेटमेंट दोनों सेम है, दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, सेम है, क्योंकि एल एन का मतलब लॉग नेचुरल, नेचुरल लॉग, एल फॉर लॉग, एन फॉर नेचुरल, और नेचुरल लॉग का बेस जो होता है वो ई होता है। तो देखो जब हम एल ओ जी लॉग लिख रहे हैं तो बेस ई बोल रहे हैं, एक ही बात है, ये दोनों एक ही मीनिंग है दोनों की, है ना। एल कहीं पे एल ओ जी लगा लिख के ई लिख दिया जाता है, या कहीं पे सीधे एल एन लिख दिया जाता है, आप कंफ्यूज मत हो। कहीं कभी जैसे लिखेंगे y इज इक्वल टू लॉग बेस 10x, ऐसा भी मिल सकता है। अब ये दूसरा हो गया, ये एक ऐसा लॉग है जिसका बेस क्या है, 10 है, जिसका बेस क्या है, 10। अब चलिए समझिए इस बात को। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा लिखा हुआ हो, चाहे ऐसा लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या है, ये और ये तो सेम ही है। तो जैसे कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, बेस ई और x, इसका मतलब होता है e टू द पावर y इज इक्वल टू x। इसका मतलब होता है इसी चीज को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ा तो ऐसे लिखेंगे e टू द पावर y इज इक्वल टू x। अब आप एक बात बताओ, e टू द पावर y इज इक्वल टू x का क्या मतलब था? e टू द पावर y इज इक्वल टू x का मतलब था कि y जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि ये तो पावर में चला गया, तो यहां क्या हो जाएगा, ये y क्या होगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, नो डायमेंशन। उसी तरीके से e क्या था, तो e भी तो एक नंबर था जिसमें कोई डायमेंशन नहीं था, तो डायमेंशनलेस पे पावर डायमेंशनलेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, यानी ये x भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, x भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। आई बात समझ में? यानी अगर कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, तो ये x क्या है अपने आप में, या y क्या है अपने आप में, डायमेंशनलेस, क्योंकि e टू द पावर y डायमेंशनलेस होगा तो x भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। आई बात समझ में? ध्यान रखेंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायमेंशनलेस। कैसे? तो इसी चीज को हम e टू द पावर y इज इक्वल टू x भी लिखते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट केवल लिखने का वे, लिखने का तरीका अलग है, बाकी मीनिंग दोनों की सेम है। आप y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स बोलो तो, या e टू द पावर y इज इक्वल टू x बोलो तो, बोथ आर मीनिंगफुली सेम स्टेटमेंट, ये दोनों मीनिंगफुली सेम स्टेटमेंट है, ठीक है ना। उसी तरीके से कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉग बेस 10x, इसका मतलब क्या है, 10 टू द पावर y इज इक्वल टू x। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहां से भी बिल्कुल क्लियर है कि y किस में चला गया, पावर में। 10 क्या है, एक नंबर, तो y क्या हो जाएगा, सबसे पहले y डायमेंशनलेस हो जाएगा, y डायमेंशनलेस हो जाएगा, और 10 क्या है, डायमेंशनलेस पहले से, x क्या हो गया, डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनलेस पे पावर डायमेंशनलेस, x भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, x भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इन बातों का। जैसे एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, सपोज y इज इक्वल टू a log e bx log e bx, केवल bx ही लिखो, y इज इक्वल टू a y इज इक्वल टू a log e bx, मतलब ये नेचुरल लॉग है, कहीं पे दिया हुआ है वेयर y इज डिस्प्लेसमेंट, x इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट, यहां b कैपिटल ले लो, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b। सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए गौर कीजिए, सबसे पहले y डिस्प्लेसमेंट है, x भी डिस्प्लेसमेंट है, ओके, हमें a और b का डायमेंशन निकालना है, e तो भैया कांस्टेंट होता है हम जानते हैं। सबसे पहले आप इसको देखो, यहाँ पे लॉग वाले पूरे फंक्शन को देखो, तो ये क्या है, लॉग बेस e dx। अगर मैं इसको केवल इसको देखो आप, लॉग बेस e dx को अगर मैं किसी भी चीज से इक्वेट करता हूं, सपोज इट इज d, सपोज लेट इट बी d, क्लियर है ना, ये किसी ना किसी के तो बराबर होगा, तो
तो अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं डी, कोई नंबर अपने मन से मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं, सपोज इट इज इक्वल टू डी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है e टू द पावर d इज इक्वल टू bx, e टू द पावर d इज इक्वल टू bx। इसका मतलब तो यही होता है, अभी देखा था, है ना, 2 मिनट पहले यही तो था। अब e टू द पावर d इज इक्वल टू bx, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि d जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि वो तो पावर में चला गया, और e भी एक नंबर है जो कि डायमेंशनलेस है। तो सबसे पहले क्लियर हो जाएगा, d क्या हो जाना चाहिए, डायमेंशनलेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं d लेस, d फॉर डायमेंशन एंड लेस। और e नंबर था जो कि डायमेंशनलेस था, तो डायमेंशनलेस पे पावर डायमेंशनलेस इज डायमेंशनलेस। इसका मतलब क्या होता है कि bx भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, क्योंकि e टू द पावर d पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस ही हो जाएगा। तो bx डायमेंशनलेस हो जाएगा। bx डायमेंशनलेस होने का मतलब इसका डायमेंशन m0 l0 t0 हो जाएगा। तो यहां से b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अब ये तो 1 के बराबर होगा, 1/x दैट इज l टू द पावर -1, यानी m0 l टू द पावर -1 t0। ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, b का। तो तुरंत b का डायमेंशन आ गया। अब बचा कौन, a का डायमेंशन निकालना है। तो गौर करो, ये जो पूरा ब्रैकेट में टर्म, ये जो पूरा मैंने बॉक्स में जो टर्म लिखा था, इसको किससे इक्वेट किया था मैंने, d से। और d था क्या, तो d डायमेंशनलेस था, यानी ये पूरा टर्म भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये पूरा टर्म भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि इसी को ना मैंने d से इक्वेट किया था। और इस चीज को जब d से इक्वेट किया था, तो जब मैंने डिफिनेशन लगाया था, लॉग का डिफिनेशन लगाया था, तो मैंने देखा था कि d को तो डायमेंशनलेस होना चाहिए था। तो यही जब d है, ये पूरा बॉक्स वाला टर्म, तो ये पूरा बॉक्स वाला टर्म डायमेंशनलेस होना चाहिए। और जब ये डायमेंशनलेस होना चाहिए का मतलब क्या होता है, y का वही डायमेंशन होना चाहिए जो a का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, डायमेंशनलेस तो 1 के बराबर होता है, 0 सारे पावर 0। तो a into 1 इज इक्वल टू y, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, y वाला डायमेंशन हो जाएगा। और y क्या था, डिस्प्लेसमेंट, तो a का डायमेंशन भी l हो जाएगा, इट इज m0 l t0। a का भी डायमेंशन आ गया, यहाँ b का भी डायमेंशन आ गया। तो दिस इज द मीनिंगफुलनेस ऑफ लॉग, पावर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये था हमारा रूल 2। नेक्स्ट क्लास में और भी रूल्स को डिस्कस करेंगे। जून सेशन में हम लोग तो क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।